वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी अध्यारोपण के सिद्धांत पे कि जब दो या दो से अधिक तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी जो तरंग है उन सभी तरंगों के विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम दो तरंग लेकर चलेंगे, देखो किस तरह से समझो, इधर पूरा फोकस इधर करना। देखो कि कोई भी दो तरंग हैं जो दो प्रकाश स्रोत हैं S1 और S2, इनसे कोई पॉइंट P पर प्रकाश की किरण है वो पहुंच रही है। इस तरह से इसको बोल दिया हमने x1 दूरी तय कर कर पहुंच रही है और S2 से, ठीक है, यहां तक है पॉइंट P। तो x2 दूरी तय करके बिंदु P पर ये किरण पहुंच रही है, ठीक है, इस तरह से। और ये दोनों एक ही उसमें है, रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो इसमें हमें पथांतर निकालना है, या ये कहें पथांतर निकालने से पहले हम चेक करते हैं कि वो x1 दूरी तय करके पहुंच रही है और ये वाली x2 दूरी तय करके पहुंच रही है। तो दो तरंग हम लेकर चल रहे हैं। S1 के संगत हमने उसको नाम दे दिया E1 और S2 के संगत हमने नाम दे दिया E2। तो इसका जो आयाम है वो E01 से रिप्रेजेंट कर दिया sin ओमेगा t माइनस के kx1 प्लस के phi1, इस तरह से। और इस दूसरी तरंग है जो x2 से चल रही है, उसकी तरंग की समीकरण हमने ये मान ली sin ओमेगा t माइनस के kx2 प्लस के phi2, ठीक है। phi1 और phi2 क्या है? तरंगों की कलाएं हैं, समान कला में होंगी तो phi1 इक्वल टू phi2 हो जाएगा। यदि दोनों की कलाएं अलग अलग हैं तो हमने phi1 और phi2 ले लिया। नॉट इक्वल हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते कैसी है कला, इसलिए हमने उनको अलग अलग ले लिया कि कितनी आगे है कितनी पीछे से चल रही है, उसके संगत उनकी कलाएं कितनी होंगी उसको हम निकाल सकते हैं। क्योंकि कला और पथांतर में, कलांतर और पथांतर में रिलेशन होता है 2π/λ इंटू डेल्टा। पथांतर चेक करके हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसकी कला निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दोनों तरंग हैं। तो परिणामी तरंग कितनी बनेगी हमारे पास? परिणामी तरंग कि कोई भी दो तरंग हैं समान दिशा में संचरित हो रही हैं और समान दिशा में संचरित होकर जिनकी कलाएं phi1 व phi2 हैं, तो परिणामी तरंग कितनी बन जाएगी? E इक्वल टू E1 प्लस E2 अध्यारोपण के सिद्धांत से। परिणामी तरंग अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू E1 की वैल्यू डाल दी हमने E01 sin ओमेगा t माइनस के, इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको kx1 माइनस के phi1, अरे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और प्लस में E02 इसको लिख दिया हमने sin कितना ओमेगा t माइनस के, इसको भी ऐसे लिख दिया kx2 माइनस के phi2, ठीक है, इस तरह से। अब ये मत कहना कि यहाँ पर प्लस में क्यों लिए, माइनस में भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे माइनस में, ठीक है, इन दोनों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 1, इसको डाल दिया इक्वेशन 2 और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3, या 3 रहने दो अभी। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E01, ठीक है। sin A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? sin A cos B माइनस cos A sin B। sin A माइनस B का फॉर्मूला, उसको लगा रहा हूं मैं यहां पर, sin A cos B, ठीक है, माइनस माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा, माइनस cos A sin B। sin B का मतलब sin kx1 माइनस के phi1, इस तरह से हो जाएगा। पहला कि sin A cos B माइनस cos A sin B। इसी तरह से इसके लिए भी लगाएंगे कि E02 इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin A cos B, ठीक है, माइनस cos A sin B, ये हो जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin B। अब इसमें से हम क्या करते हैं, sin ओमेगा t वाली जो टर्म है और cos ओमेगा t वाली टर्म है उनको कॉमन लेते हैं। देखो sin ओमेगा t हमने कॉमन ले लिया, तो E01 cos kx1 माइनस के phi1, इस तरह से बचेगा। यहां से sin ओमेगा t यहां से कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? E02 कितना, cos kx2 माइनस के phi2, इस तरह से। और प्लस में cos ओमेगा t हमने कॉमन ले लिया, cos ओमेगा t को अगर हमने कॉमन लिया है, या माइनस को बाहर ही निकाल लेते हैं इसको, ठीक है,
माइनस के कॉस ओमेगा टी, इसमें से कॉमन ले लिया माइनस के कॉस ओमेगा टी, तो E01 साइन के x1 माइनस के फाई 1 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा माइनस के कॉस ओमेगा टी को अगर हमने बाहर निकाल लिया तो यहां पर बचेगा प्लस में E02 और साइन के x2 माइनस के फाई 2। ठीक है, इस तरह से इसमें से साइन ओमेगा टी इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से कॉमन लेकर एक साथ लिख दिया। इसी तरह से उसके लिए कॉस ओमेगा टी को कॉमन लेकर हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम मानते हैं कि माना साइन के साथ हमने मान लिया a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा इक्वल टू इस वाली टर्म को हमने a cos थीटा मान लिया, cos k x1 माइनस k फाई 1 प्लस k E02 cos k x2 माइनस k फाई 2। इस तरह से हमने इस वाली टर्म को a cos थीटा मान लिया साइन के साथ, और इसके साथ cos ओमेगा t के साथ हमने माना a sin थीटा इक्वल टू कितना E01 sin kx1 माइनस के फाई 1 और प्लस के E02 sin kx2 माइनस के फाई 2। इस तरह से हमने इसको मान लिया a cos थीटा और a sin थीटा, साइन के साथ cos वाला, cos के साथ sin वाला। अब यहाँ पर a और थीटा जो माने हैं वो क्या है, जहां a तो क्या है जो परिणामी तरंग है हमारे पास, परिणामी तरंग उसका आयाम मान लिया, परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है, और थीटा क्या है परिणामी तरंग की कला, कि परिणामी तरंग जो बनी है दोनों के अध्यारोपण से उसकी कला कितनी है, वो जीरो के सापेक्ष कितनी आगे या पीछे से संचलित हो रही है, वो क्या कहलाएगी उसकी कला। तो लिखें इसमें, पहले इस चित्र को बनाओ। पहले चित्र को बनाने के बाद उसमें लिखना है देखें इसमें, माना किसी माध्यम में दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगों की, माना किसी माध्यम में दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य समान है, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य समान है, एवं उनके आयाम E01 व E02 हैं। इन स्रोतों से निकलने वाली तरंगें क्रम से x1 व x2 दूरी तय करके, क्रम से x1 व x2 दूरी तय करके बिंदु P तक पहुंचती हैं, जिनकी कलाएं क्रम से फाई 1 व फाई 2 हैं, जिनकी कलाएं क्रम से फाई 1 व फाई 2 हैं। अतः इन तरंगों की समीकरण निम्न होंगी। इनको लिख दो E1 और E2 को, जहां इस तरह से लिख देना, ओमेगा इक्वल टू तो कितना होता है 2 पाई अपॉन टी, के इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इसको बोलते हैं हम संचरण नियतांक। इनके बारे में लिख देना, वैसे पहले समझा चुका हूं, संचरण नियतांक, और पूरा लिखो नीचे तक।
इसको समीकरण नंबर 3 डाल देना, इसको 4, इसको डाल देना, इसकी जरूरत पड़ेगी 3, 4 और इसको 5। कंप्लीट कर दो पूरा इसको। जो परिणामी तरंग हमारे पास बनेगी उसी टाइप से इक्वेशन आएगी जैसे कि 1 और 2 है, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, तो दोनों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बन रही है, वेव बन रही है, उसकी इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया है। ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद समीकरण 4 व 5 से समीकरण 3 में मान रखेंगे। समीकरण 4 व 5 से समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है, तो मान रखेंगे तो E इक्वल टू जो परिणामी हमारे पास तरंग आएगी वो कितनी आ जाएगी, E01 सॉरी साइन ओमेगा टी, तो A cos थीटा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगी, और माइनस के कहां गए, माइनस के cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी का जो गुणांक है उसको हमने माना है A sin थीटा। ठीक है, इस तरह से मान लिया हमने। यहां से यदि हम A को बाहर लें तो कितना आ जाएगा, sin ओमेगा टी cos थीटा माइनस के cos ओमेगा टी sin थीटा। ये क्या हो गया, sin A cos B प्लस माइनस cos A sin B। तो ये फॉर्मूला हो गया sin A माइनस B का, हम इसको लिख सकते हैं sin ओमेगा टी माइनस के थीटा, sin ओमेगा टी माइनस के थीटा। इस तरह से ये परिणामी तरंग की समीकरण हो जाएगी। इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे हम 6। लिख दो इसको यहां तक, इक्वेशन नंबर 6। जो परिणामी तरंग है उसका आयाम है A एवं थीटा क्या है, कला। लिखवा दिया है पहले ही, जहां A परिणामी तरंग का आयाम है और थीटा है परिणामी तरंग की कला। ठीक है, अब यहां पर हम A की वैल्यू निकालेंगे कि वास्तव में उसका आयाम उन दोनों तरंगों से किस तरह से रिलेटेड होगा। तो इसके लिए हम समीकरण 4 और 5 को यूज करेंगे। समीकरण 4 व 5 को यहां से ये निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, क्योंकि a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर आएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो समीकरण 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को हम क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, E01 का स्क्वायर cos स्क्वायर kx1 माइनस k51, ठीक है, प्लस के E0 स्क्वायर पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर मैं सीधा उसको ओपन करके लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और प्लस में 2 E01 E02 दोनों का मल्टीप्लाई होकर cos kx1 माइनस k51 और cos kx2 माइनस k52, इस तरह से हो जाएगा ये दो। प्लस में इसका भी वर्ग होगा, प्लस E02 का स्क्वायर cos स्क्वायर E02 का स्क्वायर E01 का स्क्वायर sin स्क्वायर kx1 माइनस k51, ठीक है, प्लस में E02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin kx2 माइनस k52, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 E01 E02 ये हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab वाली जो टर्म आती है उसकी वजह से, sin kx1 माइनस k51 और sin kx2
माइनस के फाइव टू। ठीक है, दोनों को हमने वर्ग करके जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब देखो इसमें कि जो ए स्क्वायर है इक्वल टू कितना हो जाएगा, E01 का स्क्वायर। ठीक है, तो E01 का स्क्वायर, इन दोनों को हमने ऐड किया तो E01 का स्क्वायर निकाल दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का बराबर है इसलिए 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों का थीटा है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम है E02 का स्क्वायर और प्लस में 2 E01 और E02। ठीक है, E01 E02 जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉमन ले लिया, cos kx1 माइनस के फाई 1, cos kx2 माइनस के फाई 2, प्लस में sin kx1 माइनस के फाई 1 और sin kx2 माइनस के फाई 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 इतना हो जाएगा। cos a cos b प्लस sin a sin b कितना होता है, cos a माइनस b। चूंकि cos, लिख लेना फॉर्मूले को इसको, cos a माइनस b इक्वल टू होता है cos a cos b, माइनस है तो प्लस आता है sin a sin b। ठीक है, अपोजिट आता है साइन, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, cos a, a की वैल्यू काम कर रही है इसमें, cos a की वैल्यू काम कर रही है इसमें कितनी, kx1 माइनस के फाई 1, cos a माइनस b, b का काम कर रहा है cos kx2 माइनस के फाई 2। ठीक है, इस तरह से चिन्ह की गलती नहीं होगी, तरीके से लिखना है cos a माइनस b, a का तो काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है। ठीक है, इस तरह से तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02। ठीक है, cos kx1 माइनस के kx2 लिख सकते हैं इसको, kx1 माइनस के kx2। ठीक है, और माइनस करके हमने लिख दिया, माइनस कॉमन लेकर फाई 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में आएगा तो ये माइनस करके फाई 2, ये लिख सकते हैं हम इस तरह से। ठीक है, यदि दोनों के कलाएं बराबर हैं, यदि कला फाई 1 इक्वल टू फाई 2, दोनों की कलाएं बराबर हैं, समान स्टेप से चल रही हैं, समान जगह से चल रही हैं, समान पॉइंट है दोनों का चलने का, तब इसको लिखो, यदि कला ये तथा पथांतर कितना है, पथांतर कितना होगा दोनों तरंगों के बीच में, डेल्टा इक्वल टू x2 माइनस के x1, वो x2 दूरी तय कर रही थी, वो x1, तो पथांतर हमें निकालना है, दोनों की कितनी डिस्टेंस अलग अलग चल रहे हैं, तो पथ में अंतर कितना होगा, x2 माइनस के x1। उस चित्र से देखना इस चीज को, तब कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर इक्वल टू E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 E01 E02 इतना हो जाएगा, ये वाला तो जीरो हो गया, फाई 1 इक्वल टू फाई 2 है, तो इस वजह से कला समान होने की वजह से जीरो हो गया। यहां से हमने cos k कॉमन ले लिया और x1 माइनस के x2 इस तरह से लिख दिया इसको, E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस में 2 E01 E02 cos, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 माइनस कॉमन ले लिया और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा, एब्जॉर्ब कर लेता है cos और sec, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, इस चीज का ध्यान रखना, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और एक sec माइनस थीटा भी sec थीटा के बराबर होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 और cos, इसको हम लिख देंगे k और इसको कितना लिख दिया हमने, पथांतर डेल्टा, कितना लिख दिया, पथांतर डेल्टा। इस तरह से हमने इस समीकरण को लिख दिया यहां तक, कंप्लीट करो यहां तक।
तीव्रता और आयाम में क्या रिलेशन होता है? तीव्रता है वो आयाम के स्क्वायर के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तीव्रता आयाम के स्क्वायर के क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो ये पहली तरंग का आयाम है, ये दूसरी तरंग के आयाम का स्क्वायर हो रहा है, और ये परिणामी तरंग का आयाम है जो a है। ठीक है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये a, E01 और E02। ऊपर से पूरा कंप्लीट करते हुए यहां तक लिख देना इसको। इक्वेशन नंबर इसका कितना चलेगा? 6 क्या? यहां तक कंप्लीट करो इसको। इसके बाद लिखना, चूंकि जो तीव्रता है प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर के। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। उसके लिए पहली तरंग के लिए हमने I1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरी तरंग के लिए, ठीक है, ये तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग इस तरह से लिख देना, परिणामी तरंग की तीव्रता वो कितनी होगी? I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इंप्लाइज करके लिख सकते हैं I इक्वल टू k a स्क्वायर, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, k से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो प्रथम तरंग है, प्रथम तरंग की तीव्रता, प्रथम तरंग की तीव्रता जिसको हम I1 से रिप्रेजेंट करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी, उसका आयाम कितना था? E01 का स्क्वायर। तो यहां पर भी I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? k E01 का स्क्वायर। ठीक है, द्वितीय तरंग की तीव्रता, द्वितीय तरंग की तीव्रता जो I2 है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्रोपोर्शनल टू E02 के स्क्वायर की होगी। तो यहां से I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? k E02 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक लिख दो इसको। इसके बाद समीकरण 6 के बाद और आगे देखो इसमें कि ये है, इन वैल्यूज को अगर वहां पर रखने हैं तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 में हम क्या करते हैं? k का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, पहले k E01 का स्क्वायर प्लस k E02 का स्क्वायर प्लस में 2k E01 E02 और cos k डेल्टा, इस तरह से कर दिया। k a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना? I इक्वल टू, इसको लिख दिया हमने I1 प्लस इसको लिख दिया हमने I2। ठीक है, I1 प्लस I2, इसको हम कितना लिख सकते हैं? देखो I2 का अगर हम रूट करते हैं, I2 का अगर हम रूट करते हैं तो रूट के E02 आएगा। इसी तरह I1 का अगर हम रूट करते हैं तो वो कितना आएगा? रूट ऑफ I1 निकालते हैं तो रूट में k E01 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर k को हमने दो भागों में तोड़ दिया, रूट के। ठीक है, तो रूट के E01 को तो हमने लिख दिया I1, रूट में I1, रूट में I2, इस तरह से लिख दिया दोनों को, और 2 है यहीं पर। ठीक है, और cos k डेल, इस तरह से इक्वेशन नंबर ये आ गई हमारे पास 7। इक्वेशन नंबर 7 जो कि परिणामी तीव्रता को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट, दोनों तरंगों के अध्यारोपण की वजह से जो हमें परिणामी तरंग मिल रही है उसकी तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रही है। लिख दो यहां तक।
आगे इसमें लैंग्वेज लिख देना। उपरोक्त समीकरण दोनों तरंगों के अध्यारोपण से बनी तरंग की, उपरोक्त समीकरण दोनों तरंगों के अध्यारोपण से बनी तरंग की परिणामी तीव्रता को व्यक्त करती है, परिणामी तीव्रता को व्यक्त करती है। ठीक है, पहली तरंग की जो तीव्रता है I1 है, दूसरी की I2 है, परिणामी की हमने कितनी मान ली I। तो यहां तक परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। अब इसमें केस संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।